हे गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स मी सिमरन विद यू। मैं एक शॉर्ट समरी आप लोगों के सामने प्रिपेयर कर रही हूँ कंप्लीट इनकम टैक्स की, जो एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी सफिशिएंट होगा। रीज़न ओनली यही है कि हमेशा इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो कोई ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हमें बेसिक पता रहना चाहिए कि हमें क्या है आखिर इनकम टैक्स में। मैंने वैसे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एक वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर दी थी। नाउ चैप्टर फर्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट नहीं, इनफैक्ट मैं पूरी थ्योरी ही एक वीडियो में आप लोग को शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अब इसके बाद मैं रेगुलर बेस पे मैं एक चैप्टर्स करके ही आपकी प्रैक्टिकल्स की वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो चैप्टर 1 में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर के लिए डिफ़ाइन करने के लिए, और इसमें एक असेसमेंट ईयर है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, मैं डायरेक्ट आपको समझाती चल रही हूँ कि क्या है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है, प्रीवियस ईयर मीन्स वो वाला ईयर जिस ईयर में हमने काम किया होता है। ठीक है, जिस ईयर में हमने काम किया है वो हमारा प्रीवियस ईयर हो चुका है, यानी हम उसको फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। और जिस ईयर में हम उस काम किए हुए का टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मतलब कि मैंने कल जो है वो मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की, ठीक है। और आज अब मेरे को कैलकुलेशन करना है कि हाँ, मैंने कितने की शॉपिंग की, कितने का मैंने बचाया, कितना मैंने खर्च किया, इसका जो कैलकुलेशन मुझे करना है। मैंने उसके लिए क्या किया, आज मैं देख रही हूँ, यानी कल जो जिसमें मैंने खर्चा किया या मैंने अर्न किया, तो वो जो हो गया मेरा पूरा कंप्लीट, वो मेरा प्रीवियस ईयर में चला गया। और अब इसमें जो मैं कैलकुलेशन उसकी कर रही हूँ, तो वो मेरा हो गया असेसमेंट ईयर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पर्सन का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में। वैसे देखा जाए तो पर्सन का मतलब तो व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब हमें अलग बताया गया है। ठीक है, पर्सन का मतलब क्या, कोई भी एक इंडिविजुअल। ठीक है, पर्सन का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक इंडिविजुअल। ये हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में आ जाता है हमारा। अब पर्सन कौन कौन हो सकता है, या तो पर्सन एक इंडिविजुअल हो सकता है, या तो एक HUF हो सकता है। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कोई पार्टनरशिप का फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, यानी AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, BOI हो सकता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है, या आपका लोकल अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, तो जितनी भी हैं ये सारे के सारे पर्सन में आ जाते हैं। अब एक सेकंड चीज़ आ गई हमारे पास, नीचे आप देख रहे हो, वो है असेसी। अब असेसी कौन होता है, तो जो टैक्स पे करता है वो एसएसी कहलाता है। ठीक है, सपोज़ करो मैं एक इंडिविजुअल, मैं नॉर्मल हूँ, वर्क करती हूँ जगह पे, और मैं टैक्स पे करती हूँ, यानी मैं पे कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम अ एसएसी। मैं एक कंपनी हूँ, ये मेरी एक कंपनी है, तो कंपनी के नाम से टैक्स पे हो रहा है, देन जो कंपनी का नेम है, देन द नेम इज़ अ एसएसी। ठीक है, जो पे करते है वो एसएसी आ जाता है। एसएसी के 3 पार्ट्स इसमें बताया गया है, नॉर्मल एसएसी, डीम्ड एसएसी और एसएसी इन डिफ़ॉल्ट। 3 टाइप में इसके एसएसीज होते हैं। अब अगेन ये है कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर में आप लोग क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में, या दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में मैं इसके PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप लोग उसमें से कर लेना इसको। अब आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या था, मैं ऑलरेडी इसका तो बता ही चुकी हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, तो ये जो है हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन 40 के अंदर इसको इन्वॉल्व कर दिया गया है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, जिसमें आपकी सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या हमारा एडजस्टमेंट सेट ऑफ जितना है हमारा टोटल ग्रॉस टोटल, जिस वैसे ही समझ में आ जा रहा है। तो जो हमारा ग्रॉस टोटल जो इन सबको इन्वॉल्व करके जो हमारे निकल के आती है टोटल अमाउंट, तो हमारी ग्रॉस टोटल होती है। ओके, अब हमारी सिर्फ टोटल इनकम में आ जाते हैं। टोटल इनकम क्या होती है, अब टोटल इनकम हमारी क्या होती है, जो इनकम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम
से डिडक्ट होके आती है, यानी अंडर सेक्शन 80C 80U में जो होके आती है वो हमारी सिर्फ टोटल इनकम कहलाती है। नाउ चैप्टर 2 पे आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए मैंने बताया था शॉर्ट, अगेन मैं शॉर्ट में ही इसको बता रही हूँ आपको। कोई भी इंडिविजुअल जो फिज़िकली प्रेजेंट है इंडिया में कितने 182 डेज़ और उससे ज़्यादा, ठीक है, यानी एक असेसमेंट ईयर में अगर वो 182 डेज़ प्रेजेंट है और उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो आपका एक इंडिविजुअल के लिए वो एक इंडियन रेसिडेंसी कहलाएगा, ठीक है, रेसिडेंट पर्सन है वो। उसके बाद आपका ये मैंने बता दिया। अब HUF के लिए क्या होता है कि HUF ये रेसिडेंशियल स्टेटस में ही मैं ऑलरेडी बता दिया, आप ये प्रीवियस वीडियो में जाके इसका थोड़ा ब्रीफली में है वो आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे HUF के लिए मैंने HUF के लिए भी उसमें बताया हुआ था कि HUF के लिए क्या है कि जो करता है उसको इंडिया का होना चाहिए, फर्स्ट रेसिडेंशियल उसका ये हो गया। सेकंड उसका क्या होना चाहिए कि जो कंपनी है, जो एक हिंदी अनडिवाइडेड की जो उन्होंने बना रखा है अपना, वो इंडिया में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका आउट ऑफ इंडिया है एंड आप उसको आप वो आपका हिंदू जो आपका HUF है फिर वो आपका रेसिडेंशियल में नहीं आएगा। अगर उसका कर्ता अगर वो बाहर हमेशा रहते हैं या आपकी जो HUF की कंपनी जो है आपकी HUF का है या आपका बाहर है तो नहीं होगा आपका, ठीक है। जो करता है वो आपके 729 डेज़ इंडिया में प्रेजेंट होने चाहिए। नॉन रेसिडेंट किसको कहेंगे, इसका अपोजिट समझ लो, वो नॉन रेसिडेंट है जिनका 182 डेज से कम है वो नॉन रेसिडेंट्स हो गए। जो यहाँ नहीं रहते हैं वो नॉन रेसिडेंट्स हैं। जो सिर्फ यहाँ घूमने के पर्पज़ से आते हैं वो नॉन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा तो नॉन रेसिडेंशियल में चला जाएगा। एग्जम्प्ट इनकम ये ऑलरेडी मैं बता चुकी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एग्जम्प्ट इनकम से मतलब वो होता है वो इनकम जो कि हमारी शो तो होती है दैट इट्स अ इनकम बट उस पर हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर इनकम आ जाता है। कोई भी आप अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी है तो वो आपकी एग्जम्प्ट होती है। आपकी हेल्थ एजुकेशन इनका भी कुछ कुछ परसेंटेज के आपके एग्जम्पशन में चला जाता है। एग्जम्पशन का मतलब छूट समझ सकते हैं। अब ये किस में कितने परसेंट का एग्जम्पशन है वो आपको दे रखा है। ग्रेजुएटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि ग्रेजुएटी भी है जो आपके एग्जम्प्ट इनकम में आती है। ये ग्रेजुएटी में क्या था मैंने आपको बताया कि अ सम ऑफ मनी पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई फॉर सर्विस रेंडर टू द कंपनी। जब कोई एम्प्लॉय वर्क को छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जिस कंपनी में उन्होंने काम किया है वहाँ से उनको ग्रेजुएटी मिलती है, ठीक है, उनको ग्रेजुएटी मिलती है। लेकिन हाँ उसका एक ये है कि आपको कम से कम उस कंपनी में 5 ईयर्स तो आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल के अंदर आप काम करके छोड़ रहे हैं, आप ग्रेजुएटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक आपको पेंशन की प्रोविज़न का तो पता ही होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये भी हमें बहुत अच्छे से पता, आई डोंट थिंक कि मेरे को इसको बताना ज़रूरी होगा। HRA के बारे में मैं बता चुकी हूँ। HRA वो होता है जो हमारे मीन्स हम जैसे हमारी जो सैलरी होती है उसमें हमें इन्वॉल्व करके हमें अमाउंट मिलती है कि वो हमारा जो होता है वो हाउस रेंट अलाउंस होती है वो हमारी, ठीक है। आपके अलाउंस इसमें बहुत सारे आएंगे, अलाउंस का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, अदरवाइज़ मैं इसको अपलोड कर दूँगी, आप उसमें देख लेना, क्योंकि सिर्फ एग्जम्पशन का है, इस सेक्शन में एग्जम्पशन है। चलो आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। अब हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कितने टाइप में किया गया है वो देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आप हाउस प्रॉपर्टी स्टेट द आइटम ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स। ठीक है, विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स कौन कौन सी हैं? तो देखो, व्हेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज़ नॉट चार्ज टू टैक्स, वो कौन सी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की जो कि टैक्स में चार्ज नहीं की जाती, तो वो आपको नीचे दी गई है। अगर किसी का फार्म हाउस है, चैरिटेबल पर्पस से अगर किसी ने ओपन कर रखा है प्रॉपर्टी को, ठीक है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन खुद के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद के रहने के लिए घर है, प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या लोकल अथॉरिटी है, प्लेस ऑफ एक्स रूरल है, तो ये जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं किसी भी तरह का अगर इनमें से है तो वो आपके इनकम में इनकम टैक्स में आपके इनकम में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अब किसी ने अपने मकान को क्या कहते हैं स्कूल के लिए दे दिया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया है, किसी ने मंदिर के लिए दे दिया है, किसी ने धर्मशाला बना दिया है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके एग्जाम्प्ट में चली जाएगी, ये आपके इनकम में काउंट नहीं की जाएगी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें ना वैसे हम देखते हैं दो तरह की हम प्रॉपर्टी देखते हैं, पूरे चैप्टर में आप देखोगे तो दो तरह की मिलेगी आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये होता है जिस पे आप खुद रह रहे हैं, स्वयं जो आप रह रहे हैं वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। रेंट आउट ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी जो आपकी रेंट पे है। ठीक है, अब है इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट ऑफ गेन एंड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन जब हम, अभी तो हमारे पास ऐसा नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ बेसिक दी गई है, जब हम आगे जाएंगे तो फिर हमारा ये ITRs में डिवाइड हो जाएगा, ITR 1 ITR 2 ऐसे करके टोटल ITR 7 होती है। ठीक है, तो जो हमारा ये आ जाता है ना बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, ये हमारा ITR 3 में चला जाता है, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह की भी एंट्री की जाती हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या है, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब गेन क्या चीज़, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो हमारी गेन है उस पे जो हमारा टैक्स अगर है तो वो इस वाले पे लगेगा। अब क्या होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले में, इसका क्या है, दिस हेड इज़ यूज टू क्लासीफाई और एग्रीड इनकम विच द टैक्स पे जनरेट थ्रू बिजनेस और प्रोफेशन एक्टिविटीज़। तो ये वो वाले टैक्स होते हैं, मतलब टैक्स पे हम करते हैं कौन से, जो बिज़नेस एंड प्रोफेशन की एक्टिविटीज़ से हमें गेन होते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, उस पर जो हम टैक्स पे करेंगे वो हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में आ जाएगा। अब आगे क्या है, स्कीम ऑफ बिजनेस डिडक्शन अलाउंस इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अ permissible deduction. Interest on own capital not deductible. In other words, interest shall be paid to another person. Interest should be paid to another person. Interest paid to another person. Interest paid by one unit of the assessee to another unit is not deductible. अब इसके बाद ये जो है हमारा अलग अलग सेक्शंस में आ जाता है। तो अब क्या है, एक्सपेंसेस अलाउंड एज बिजनेस और एक्सपेंडिचर में क्या है, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जो हमारे रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस है बिल्डिंग के, ये सारे सेक्शन 30 में चले जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, यानी कि जो हमारे रिपेयर और मशीन की जो इंश्योरेंस वगैरह होता है प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का, वो सेक्शन 31 में। डेप्रिसिएशन अलाउंस सेक्शन 32 में चला जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्चेस, अब इसके भी अलग अलग हैं, तो इसमें काफ़ी लेंथी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे इसमें है ना, फर्स्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफ़ी लेंथ में है, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, PDF में आपको शेयर कर दूँगी। सो आपका सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट पड़ेगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका 35 का
जो 4 पड़ता है यानी कि 2 नंबर का, वो पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, वो सेक्शन 35(2) में आ जाता है। फिर आता है एमरोटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फी, वो 35(a)(b). एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स और स्कीम, सेक्शन 35(a)(c). डिडक्शन ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35(a)(d). सो ये तो हमारे हो गए 35 के। ओके, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 36 के। ये भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है, राइट। डिडक्शन के ही ये सारे के सारे हैं। अब सेक्शन 37 में हमारे डिडक्शन में क्या है, फर्स्ट हमारा आ जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक एंड स्टोर, सेकंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल, इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, bonds commission to employ, इंटरेस्ट टू बोरोड कैपिटल, डिस्काउंट ऑन ज़ीरो कूपन बाउंड्स। मीन्स ये जितने भी आपके सारे के सारे सेक्शन 36 में चले जाएंगे। अब 37 में जर्नल डिडक्शंस रहती है हमारी। जर्नल डिडक्शन मीन्स जो आपने अभी मैंने सेक्शन 30 से लेकर 36 तक जो भी बताया वो कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सेक्शन 30 से लेके जो मैंने 36 तक जितना भी बताया कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका क्या है, देखो मैं इसका बता देती हूँ। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी एसएससीज पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट शुड not have been incurred for any purpose which is an offense or prohibited by any law. अब उसके बाद आ जाओ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी एक होता है जो कि सेक्शन 37(2)(b) में दिया गया है, जो कि आप नीचे देख सकते हो। तो ये क्या है, इट कंट्रीब्यूशन इज़ मेड बाय इंडियन कंपनी 80 GGB। और सेकंड क्या आता है, अगर इंडिया के अगर इंडियन अगर मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का है, अगर किसी इंडिया की कंपनी का है तो वो 80 GGB के अंदर चला जाएगा, इंडिया की कंपनी का नहीं है तो वो 80 GGC में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 आ जाता है कैपिटल गेन। अब यहीं से जो है हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेन। इससे पहले जो हमने पढ़ा ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अब कैपिटल गेन क्या होता है इनकम टैक्स के अंडर वो समझते हैं। कैपिटल asset mean property of any kind held by assessee whether it is contracted with his business or profession or not। नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं। कैपिटल का मतलब हम कॉमर्स वालों को पता है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, राइट। सो क्या है कि हमें अगर किसी भी तरह का कुछ कैपिटल गेन हो रहा है तो वो हमारी कैपिटल गेन में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी मैंने 5 काइंड ऑफ आपको हेड्स बताई थी। मैंने आपको पहले ही 5 हेड्स ऑफ इनकम बताई थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सो उसमें हमने सैलरी तो पढ़ ही लिया, हाउस प्रॉपर्टी हमने पढ़ ही लिया, बिजनेस और प्रोफेशन जस्ट अभी हमने पढ़ के ख़त्म किया। अब हमारा आ जाता है कैपिटल गेन। सो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो अब कैपिटल गेन क्या हो सकता है, 2-3 एग्जाम्पल ही बस दूंगी। सपोज दैट हमने अच्छी जगह कहीं शेयर लगाया, ठीक है, हमने शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमने शेयर में पैसे लगाए। अब इसमें क्या है, हमने अच्छी जगह लगाया, ठीक है, जिसका हमें पता है कि हाँ ये आगे और ग्रोथ करेगा, उसके बदले हमें इनकम मिल रही है, राइट। अब वो शेयर हमारा बढ़ा तो डेफिनेटली हमें उसके बदले मिलेंगे अमाउंट। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल ही तो है, कैपिटल ही तो गेन हुई है हमें, राइट। सो हमारा कैपिटल पूंजी, क्या हिंदी में हम कैपिटल को क्या कहते हैं, पूंजी, है ना। गेन मीन्स प्राप्त करना, पूंजी प्राप्त करना, ओके। सो अब क्या है, इसका 2-3 बस बताऊंगी। हमारे इक्विटी शेयर हो गए, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, पर्सनल इफेक्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया,
ये भी हमारा आ जाता है इसमें, ठीक है। या गोल्ड का बॉन्ड हो गए, गोल्ड डिपॉजिट पे भी बॉन्ड होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट पे स्कीम्स होती हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें, ये सारी की सारी हमारी कैपिटल गेन में आ जाती हैं। अब कैपिटल गेन जो है हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो। शॉर्ट टर्म सुनने में ही पता चल रहा है कि कैसा, जिसका टर्म जो है, जिसका लाइफ जो है शॉर्ट हो, छोटा हो, वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, और जिसका टाइम हमारा बड़ा हो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाता है। और एक चीज़ कि शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होते हैं, इसके कैरी फॉरवर्ड जो होते हैं, उसका पीरियड सिर्फ 8 साल रहता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो होते हैं उसका जो होता है, और यहाँ तक कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका भी 8 साल का ही रहता है। सो अगर आपको कोई कोई लॉस हुआ है तो आप उसको, हम कैरी फॉरवर्ड हम आगे के लिए कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम 8 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जम्पशन को सेक्शन 54 में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सच हाउस प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो इंडिविजुअल की है या एचयूएफ की है, वो इसमें आ जाती है आपकी। Such house property has been held by the SEC for a long term capital gain before its transfer. अगर आपका कोई भी हाउस की प्रॉपर्टी आपने 2 के अंदर अगर आप उसको सेल आउट कर रहे हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म में चली जाएगी, और अगर आपको कोई लंबे समय तक का है, उसको आप आराम से बेच रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये अदर सोर्स की इनकम क्या होती है, ऐसी कौन सी इनकम होगी जो कि अदर सोर्स, तो वो इनकम जो कि हमारी सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन से भी हमें नहीं मिली है, और ना कैपिटल गेन से हमें प्राप्त हुई है। तो वो अगर चारों में से कोई इनकम नहीं है तो वो हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी। कहने का क्या मतलब है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम जैसे एक गेम आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्या होता है कि जो अमाउंट जीती जाती है, तो ऐसा तो है नहीं अगर करोड़ रुपए कमाए तो पूरे के पूरे करोड़ रुपए उनको मिल जाते होंगे। एक्चुअली क्या होता है, उसमें भी जो कमाया है उस पर कुछ टैक्स लगता है, फिर गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटती है, उसके बाद जो बच गई है वो अमाउंट वो आगे जो जीता है उसको दे दी जाती है। तो वो अमाउंट जो उन्होंने जीती है तो वो क्या है, ना वो सैलरी है, ना उनको हाउस प्रॉपर्टी से मिली है, ना बिजनेस और प्रोफेशन से मिली है, ना कैपिटल गेन से मिली है, तो वो अदर सोर्स से आई है, तो यानी कि वो अदर सोर्स इनकम कहलाएगी। इसी में आप अपने फैमिली पेंशन को भी रख सकते हैं। तो क्या है फैमिली पेंशन का, देखो हम मतलब जो भी हमारे यहाँ पे जो वर्क कर रहे थे, चाहे हमारे फादर हों चाहे हमारे ग्रैंडफादर हों, उन्होंने जो वर्क किया, सब उन्होंने जो वर्क कर लिया है उसके बाद अब अब तो फ़िलहाल वो वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या किसी के भी घर में अगर कोई पेंशन होल्डर होगा तो उसमें क्या है कि अब वो वर्क नहीं कर रहे हैं, बट उसके बदले एक पेमेंट आ रही है घर में, तो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप उसको इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक मेथड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम, अब ये अरे हमने तो सिर्फ 5 सोर्स ऑफ इनकम ही पढ़े थे, अब ये क्लबिंग कौन सा वर्ड आ गया ना यहाँ, ठीक है। तो अब हम क्लबिंग का मतलब नॉर्मल से क्या होता है, वो इनकम जो कि हमने अपने यहाँ पढ़ने की किसी और की इनकम हमारे तक पहुँची है, तो वो हमारी हो जाती है क्लबिंग इनकम, ठीक है। लाइक हमारे सन की हो गई, डॉटर इन लॉ की हो गई, उसकी इनकम पे हमारा नहीं था, लेकिन उसकी इनकम अगर आ रही है तो हमारी क्लबिंग में आ जाएगी। अब ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है,
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का एक शॉर्ट में मतलब बस इतना समझ लो कि जब कोई हमारा लॉस होता है तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दो ही हमारे चलते हैं। बताती हूँ, अगर कोई हमारा लॉस है, ठीक है, सपोज़ मेरा इस ईयर लॉस हुआ, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस ईयर में नहीं उसको करूँ, मैं उसको नेक्स्ट ईयर के लिए करूँ, तो मेरा कैरी फॉरवर्ड कहला जाएगा। और अगर मेरा प्रीवियस ईयर अगर मेरा कोई लॉस था उसको मैं इस ईयर अगर मैनेज कर रही हूँ तो वो मेरा सेट ऑफ में आ जाएगा। आई थॉट ये आपका ज़्यादा इसमें कुछ बताने का वाला तो कुछ था नहीं। इसमें अगर आपको लगे तो ये पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, तो इसमें समझ लेना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही इसका मतलब है कि सेट ऑफ का मतलब तो यही है कि मैनेज करना, कैरी फॉरवर्ड मतलब जो अभी लॉस हुआ है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना, और जो पिछला है उसको इस ईयर अगर हम कर रहे हैं तो हमारा सेट ऑफ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं डिडक्शन फॉर्म ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम। अब ये क्या है कि हमारे ग्रॉस टोटल, जो हमारी ग्रॉस टोटल, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ ग्रॉस टोटल, नॉट ओनली अ टोटल इनकम। अब हमारी ग्रॉस टोटल, तो ग्रॉस टोटल इनकम में मैंने आपको पहले ही बताया था जो सारा का सारा इन्वॉल्व हो के आता है वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में हमारा हाउस का भी हो सकता है, ठीक है, मेरे घर का भी हो सकता है, या क्या कहते हैं मैंने कुछ छोटा मोटा कुछ दुकान खोल रखी है, मेरी दुकान का हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी छोटा मोटा जितनी चीज़ें सबकी इनकम एक जगह आती है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। अब उसमें से अलग अलग होगी। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से मुझे कई जगह एग्जम्पशंस मिल जाएंगे। एग्जम्पशंस कैसे मिलेंगे मुझे? लाइक 2 बच्चों की फ़ीस, उसमें मेरे को मिल जाएगा। कोई मेरा क्या कहते हैं, अगर कोई पेरेंट्स हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके सीनियर सिटीज़न है, मुझे कुछ एग्जम्पशन मिल जाएंगे, ठीक है। या अगर मेरी इनकम 5 लाख से बिलो है तो अब तो उसमें भी मिल जाता है एग्जम्पशन। तो ये इसी में आ जाता है कि डिडक्शन, उसमें से क्या क्या हमारा कटेगा, ठीक है। हमारी जो टोटल ऑफ इनकम आई है, हमारे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में से अब हमारा जो जो हटेगा वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाएगी? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम। अब इस इनकम में क्या होगा, तो कुछ चीज़ें मुझे कुछ कम परसेंट में लगेंगी, लाइक 2%, 3%, 4% के अकॉर्डिंग लगेगी टैक्स, और अगर कुछ चीज़ें होंगी तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुकी हूँ। अब इसमें अगर आपने किसी में आपने कुछ पे किया होगा, लाइक जो हमारे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स होती हैं उसमें अगर हमने पे किया है तो हाँ, उसमें भी हमें इसमें क्या कहते हैं, हमें कुछ छूट मिल जाती है। अभी कोरोना टाइम में जो लोगों ने हेल्प की है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने निकाली थी स्कीम्स, तो उसमें क्या है, तो उसमें भी हमें फ्री मतलब एग्जेम्प्ट, हमारी जो हमने पे किया है, हम लिखते तो सारा है कि हाँ हमने इतना इसको पे किया है, इतना हमारा आया था एंड इतना हमने किया है पे, तो उसमें हमारा जो एग्जेम्पशन है उसके अंडर अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, तो उस सेक्शन के अंडर वो हमारी एग्जेम्प्ट में या कुछ कम परसेंटेज पे लग के हमारे पास आ जाता है, तो उतना रिलीव होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब लीडिंग केसेस क्या, कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट के पास गए हैं, कोर्ट तक गए हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है, शैला कौशिक वर्सेस सीआईटी का है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड है और एक और लीटी है। इसमें ये ना मतलब वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपने अकॉर्डिंग वो चार्जेस लगाता रहता है। तो ये केस एक वहाँ पे जाता है, कोर्ट में जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि नहीं, इसमें भी एक एक्ट है, आप देखोगे जब 11 महीने हो जाते हैं किसी को रेंट पे रहते हुए उसके बाद ही उसका अमाउंट बढ़ता है। तो ये एक तरह से इसी में आ जाता है कि हाँ आप नहीं इस अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो ये केस आ जाता है हमारा, आप इसको ब्रीफली पढ़ सकते हो, शॉर्ट में बस इतना ही है इस केस में। दूसरा आपका एग्रीकल्चर पर्पस का एक केस गया था राजा बेनॉय का। तो इसमें क्या होता है कि ना एक मतलब व्यक्ति है जो कि एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है और उसके ऊपर जो वर्क मतलब जिनका लैंड होता है, जिसके लैंड पे वो वर्क करते हैं, सो उससे ना वो अमाउंट बोलता है कि तुम्हारी तो इनकम हो रही है एग्रीकल्चर के थ्रू, तो उसके बदले मुझे कुछ दो। तो उनका तो ये केस कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ अगर कोई भी अगर अगर सिंगल कोई इनकम आ रही है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही एकमात्र सहारा है इनकम का, तो वो इनकम इनकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये सेकेंड वाला में ये था। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा फाइनल चैप्टर नंबर 12।
इसमें क्या है कि अब हमारा प्रिपरेशन करना है। अब हमने छोटी छोटी चीज़ें समझ ली, 5 तरह के हेड्स हमने समझ लिए, कौन सा इंसान इसको करेगा वो हमने समझ लिया, एसएससी कौन है और पर्सन कौन है दोनों में अंतर हमने समझ लिया, हमारा असेसमेंट ईयर कितने दिन का होता है वो भी हमने समझ लिया। अब बारी आ जाती है इसको प्रिपेयर करने की, राइट। सो मैं आपको इसको भी एक अच्छे से शॉर्ट में अच्छे समझाना चाहूँगी कि हमारे जो इनकम टैक्स हम प्रिपेयर करते हैं वो टोटल हमारे 7 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो इसमें 7 पार्ट में जब ये डिवाइड होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा फॉर इंडिविजुअल्स, जो कि रेसिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। और इसका मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट क्या कंडीशन है। ITR 1 जो फाइल करेंगे उनका फर्स्ट क्या है, जो वो इंडिविजुअल होनी चाहिए, रेसिडेंट मतलब इंडियन रेसिडेंशियल होने चाहिए, वो हैविंग टोटल अप टू इनकम 50 लाख, इनकम फॉर्म सैलरी होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स एंड एग्रीकल्चर अप टू 5000। तो इतनी चीज़ें एक ITR 1 वाले के लिए होनी चाहिए। अब ITR 2 में आ जाते हैं। तो ITR 2 मैक्स ऑफ हमने देखा तो वो कौन करते हैं, या तो इंडिविजुअल करते हैं या तो HUF वाले करते हैं मैक्स ऑफ, ठीक है। अब इसको थोड़ा ब्रीफली में पढ़ लेते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल, किसके लिए है ये, एक इंडिविजुअल के लिए, और एन HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु इज़ नॉट एलिजिबल टू ITR 1, जो कि ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है उनके लिए ये 2 है, एंड हुज इनकम chargeable to income tax under the head of profit or gain of business or profession is the nature of interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called due to or received by him from the partnership firm. ITR 3 किनका है, for an individual or Hindu undivided family who is carrying out to priority business or profession. ITR 4 कौन करते हैं, तो इंडिविजुअल और HUF एंड फर्म अदर देन LLP भी इसमें है, बीइंग रेसिडेंशियल हैविंग टोटल इनकम 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ कॉम्पिटेटेड अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। ये अलग अलग है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ITR हमारे 5 पे। ITR 5 हमारा क्या है, तो ये जो है वो करते हैं सिर्फ LLPs, AOP और BOI, ये तीनों करते हैं। सेक्शन क्या क्या हो जाती है इनकी, सेक्शन का आ जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 60 सबसेक्शन 1, उसके बाद सेक्शन 139 4A, सेक्शन 139 4B, सेक्शन 139 4C और सेक्शन 139 4AD, सॉरी 4D, 4E और 139 4F। ये जितने आपने सुने सेक्शंस, ये सारे के सारे हमारे ITR 5 में होते हैं। नाउ ITR 6 किन के लिए आ जाता है, तो ITR 6 का सबसे इजी फॉर्म ये कंपनी के लिए बनाया जाता है, ये सेक्शन 11 के अंडर बनता है। ITR 7 जो है हमारा, एक तरह से इसको हम ट्रस्ट के लिए भी बोल सकते हैं, कि जो हमारे ट्रस्ट वाले केसेस होते हैं हम ITR 7 में बनाते हैं। इसके सेक्शंस क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। For a person including companies who are required to furnish return under section 139 4A, 139 4B, यानी कि 130 जब आप अगर आपका है तो 139 4A 4B और 4C 4D 4E और 4F जो 139 के अंदर है, ये आपने किए थे तो वो आप ITR 7 में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स ऑफ जो अगर हमने देखा है तो ITR 7 जो है हम अपने ट्रस्ट के केस के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे अगर आपका ट्रस्ट अगर आपका रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो, ये बोथ कंडीशन में जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये नॉर्मल सी डेट बताई गई है, तो 139 की आपकी डेट्स क्या क्या है, ड्यू डेट्स क्या है, तो वो बताई गई है। SEC इना कंपनी के लिए 30 सितंबर है ऑफ असेसमेंट ईयर, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 30 नवंबर असेसमेंट ईयर, तो सेम उसी तरह से नीचे आपका दिया गया है डिफरेंट का। उसके बाद एक केस स्टडी है, ये नॉर्मल सी आप पढ़ सकते हैं इसको।
अब ये ई फाइलिंग क्या होता है? व्हाट इज़ ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न? Filing of income tax is a legal obligation of every person whose total income for the previous year has exceeded the maximum amount that is not chargeable to income tax under the provision of Income Tax 1961. Income Tax Department has introduced a convenient way to file these returns online using the internet. The process of electronically filing your income tax return through the internet is known as e-filing return. इनकम टैक्स रिटर्न का तो मतलब हमें पता ही था, आगे एक वर्ड आ गया ई फाइलिंग, तो शायद से इसका ज़्यादा ब्रीफली में तो बताने से कुछ होगा नहीं कि अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो वो हमारा ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स या ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका अलग अलग वे होता है, हर मतलब इसमें ना आप लोग को अलग अलग सेक्शंस दे दिए जाएंगे, इस सेक्शन के लिए ये है, इस सेक्शन के लिए ये है, अलग अलग वे में आपका डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें तो पैन की तो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पड़ती ही है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था। अब ई फाइलिंग का प्रोसेस क्या होता है वो जान लेते हैं, जो कि आपको एक शॉर्ट सी डायग्राम में करके बताया गया है कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्ट आपका आया है डू यू हैव अ यूज़र आईडी पासवर्ड, अगर नो तो रजिस्टर्ड करेंगे हम ऑनलाइन जाके, अगर येस है हमारे पास तो हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। ठीक है, और फिर अगर नहीं है तो हम रजिस्टर ऑनलाइन करेंगे, फिर भी हम लॉगिन वाले प्रोसेस पे ही आएंगे। सेकंड आ जाता है हमारा डाउनलोड क्लाइंट साइड यूटिलिटी इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब जब गवर्नमेंट की आपको मैं बताती हूँ incometax.cpc.gov.in पे जाके देखना, इस पे आपको आप ओपन करोगे तो इसके सारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो इसीलिए आप मे बी इसको लॉगिन नहीं कर पाएँ, बट मैंने इसको आपको बस बता दिया है। वहाँ से आप एक यूटिलिटी साइट ओपन हो जाती है। अब क्या है, कंप्लीट फॉर्म यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड। अब अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या, ठीक है। रिव्यू इंस्ट्रक्शंस FAQs इफ़ स्टिल नॉट क्लियर कॉल टू ITD कॉल सेंटर, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कॉल सेंटर पे आप कॉल करके भी इसको पता कर सकते हैं। अगर आपको अब सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तब तो आप इजीली वर्क कर लेंगे, नहीं है अगर आपके पास तो किस तरह से इस पर वर्क किया जाए तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कॉल करके पता कर लेंगे। तो दोनों प्रोसेस आप घूम के कहाँ पे आ गए, कंप्लीट फॉर्म यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर तक। अब थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, वेयर वॉज एनी एरर और डिफ़िकल्टी। अगर कोई एरर्स आती है या कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम उसके लिए क्या करें, अगेन आप कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर आपके सॉफ्टवेयर में इशू होती है तो इनकम टैक्स वाले आपको बता देते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर वालों से बात कीजिए, नहीं अगर सॉफ्टवेयर में एरर नहीं होती है तो वो आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। जनरेट XML फाइल। XML फाइल क्या होती है, तो जब आप इनकम टैक्स की कंप्लीट एंट्री कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल होता है, सबसे फाइनल होता है वो आपका आता है एक XML का मतलब जो कंप्यूटेशन के बाद एक, देखो मैं आपको बताती हूँ, आप क्या करोगे, पहले पूरी रिटर्न तैयार करोगे, फर्स्ट उसका नेम लिखोगे, ठीक है, मतलब जिसका आप बना रहे हो ITR उसका नेम लिखोगे, फिर उसके बाद उनका पैन नंबर फिल करोगे, अगर हाउस मतलब जो भी इनकम वगैरह उनकी वो आप सब फिल करोगे। सब कुछ करने के बाद हमारा कितना इनकम वगैरह सब कुछ आके जो जहाँ जहाँ पे आपका सारा लिखा होगा वो सारा आपका कंप्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन कहलाएगा। कंप्यूटेशन के बाद आप क्या करोगे, XML जनरेट करोगे। जो XML आप जनरेट करते हो वही आपकी XML फाइल होती है, और अगर आपकी कुछ मिस्टेक होती है तो उस XML में आपके एरर्स आ जाती हैं, और उसी एरर को सॉल्व करने का काम आपके डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट करती है, या अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हो रही है तो फिर जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो आपकी इस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। अब क्या हो गया, हमारी XML फाइल भी कंप्लीट जनरेट हो गई। एक आपका लॉगिन बॉक्स आएगा, उसमें आप क्या करोगे, अपना पैन नंबर फिल करते हैं, नेम फिल करते हैं, सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। वैसे अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो ना तो आपका ऑटोमेटिक सारा फिल रहता है। अब उसमें क्या करोगे, एक अपलोडेड, अब आपकी XML फाइल जो हमारी जनरेट हुई है कंप्लीट, वो XML फाइल आप इसमें अटैच करोगे। ब्राउज़ होता है, ब्राउज़ पे जाके आपने कहाँ फाइल सेव की उसके पाथ को आप बताते हैं तो आपकी XML फाइल जनरेट हो जाती है। अब दो कंडीशन है, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है यू हैव टू अटैच योर डिजिटल सिग्नेचर, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट कर लो, अगर है
डिजिटल सिग्नेचर है तो क्या है, टेक द प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, और अगर नहीं है तो टेक द प्रिंट ऑफ ITR फॉर्म विच इज़ अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सबमिट टू CPC बेंगलुरु बाय ऑर्डिनरी बाय स्पीड पोस्ट ओनली। आपने सारा प्रोसेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लास्टली जो आपको पहले बहुत भाग दौड़ करना पड़ता था, लास्ट में इसको आपको जाके जो आपका स्पीड पोस्ट है उससे आपको इसको कर देना है। अब ये तो आपका हो गया इनकम टैक्स का, ठीक है, आपका पूरा इनकम टैक्स का ख़त्म। अब हम आ जाते हैं TDS पे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, हमने इनकम टैक्स के बारे में पूरा हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब TDS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ TDS के बारे में, यानी ETDS। अब आ गया यानी कि आपका इंटरनेट से इन्वॉल्व हो गया, अदरवाइज़ TDS, ठीक है। TDS में हम दो के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा आता है डिडक्टर, दूसरा आता है हमारा डिडक्टी, ठीक है। डिडक्टर क्या होता है, जो टैक्स डिडक्ट करता है उसको हम कहते हैं डिडक्टर, और जिसका टैक्स डिडक्ट हो गया वो है हमारा डिडक्टी। रमेश मेरे ऑनर का नाम है और मैं वर्क कर रही हूँ, तो जो रमेश हैं उन्होंने मेरा कुछ अमाउंट डिडक्ट किया है तो वो हो गया मेरा डिडक्टर और मैं हो गई डिडक्टी, ठीक है। TDS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। अब TDS में हम जो है वो इसको अलग अलग वे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सैलरी भी होती है और नॉन सैलरी भी होती है, ठीक है। तो जो सैलरी के लिए हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है 24Q, जो कि हमारे एम्प्लॉय में जाता है, ठीक है। जो सैलरी का रिटर्न है वो हमारा होता है 24Q। जो नॉन सैलरी वाले होते हैं उनके लिए जो लगता है फॉर्म, ये मैं फॉर्म के नाम बता रही हूँ, ये फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है। TDS के फॉर्म्स हैं जिसको हम फिल करते हैं कि हमारा इतने का TDS हमारा कटता है, ठीक है। तो जो नॉन सैलरी वाले होते हैं उनके लिए हमारा फॉर्म 26Q लगता है। 27Q वो होती है जो पेमेंट NRIs की होती है, और जो हमारी TCS होती है वो हमारी 27EQ में जाती है, जिसमें हम अपना गुड्स वगैरह का भी करते हैं, वो हमारे TCS में जाती है। अब क्या है, इसका क्या होता है, ये क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 में 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। इसका क्या सबसे अच्छे 15 तारीख इसका डेट रहता है, 1 अप्रैल से 30 जुलाई, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 जनवरी, ठीक है। और लास्ट डेट इन सब की 15-15-15 रहती है। सपोज़ अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक का है, 1 अप्रैल से 30 जून तक का मेरा फर्स्ट क्वार्टर है, तो इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई होगी, ठीक है। यानी जून तक आपने भर दिया तो ठीक है, नहीं तो 15 जुलाई लास्ट डेट हो जाएगी। वैसे ही सितंबर अगर लास्ट 30 सितंबर लास्ट है तो 15 अक्टूबर जो आएगा वो इसका लास्ट डेट हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर वालों का, ठीक है। इसमें अब क्या है, अब इसमें हमारा शो किया है नहीं किया है तो मैं ज़्यादा ना बता दूं, इसीलिए मैं शॉर्ट में देख लेती हूँ। अब जैसे मैं नीचे फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो आप नीचे देख सकते हो 24Q, 24, 26 एंड 27 दिया हुआ है, वैसे ही Q है, ठीक है। इसी नाम से ये हमारे फॉर्म्स रहते हैं। एक इसमें सेक्शन होता है हमारा 197, वो लोअर डिडक्शन के लिए होता है। अब वैसे ही अलग अलग हमारे फॉर्म होते हैं, लाइक हमारा फॉर्म 16 जो हमारे सैलरी वाले होते हैं ना फॉर्म, जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके लिए हमारा फॉर्म 16 जाता है, और 16A हमारा नॉन सैलरी वालों के लिए चला जाएगा। इस तरह से रहते हैं। अब आप इसमें एक पॉइंट नंबर 3 पे एक देख रहे होगे टैन, TAN। टैन का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब होता है टैक्स अकाउंट नंबर, ठीक है, टैक्स अकाउंट नंबर। तो ये क्या होता है, इसमें जो हमारा टैक्स हम डिडक्ट होता है ना हमारा, तो उसका एक नंबर निकल के आता है, वो इसमें हमें बताया गया है। अब इसका प्रोसेस क्या है, किस अकॉर्डिंग हम जमा इसको करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका बहुत शॉर्ट है, हमारे पास 2-3 चीज़ें होना चाहिए। एक तो पैन होना ज़रूरी है, अगर पैन नहीं होता है तो हमारा उसका शायद से 20% के अकॉर्डिंग उसका हमारा चार्ज कट जाता है, तो इसलिए एक टैग हमारे पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा होता है डिडक्टी का सारा डिटेल, ठीक है।
और डिडक्टी का डिटेल रहता है हमारे पास। उसके बाद हमारा इसमें जो हम TDS करते हैं उसमें हमारे चालान होते हैं, चालान वेरीफाई, हमें चालान की एंट्रीज़ होती हैं, डिडक्टी की एंट्री होती है हमारी, अलग अलग फॉर्म होती हैं, और फिर सपोज़ कुछ मिस्टेक होता है तो हम करेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जो TDS की साइट है हम उसी से करते हैं। तो कई तो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्रोवाइड हमें करते हैं, नहीं तो कई बार हमें ऑनलाइन भी हम जाके इसको कर सकते हैं। सो शॉर्ट में आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स का ख़त्म हो चुका है। कुछ भी अगर ना समझ में आए प्लीज़ नीचे एक मैसेज डाल देना, कमेंट में कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मुझे कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और या किस चीज़ को मुझे थोड़ा ब्रीफली में करना चाहिए। मैं इनकम टैक्स को ज़्यादा ब्रीफली इसलिए नहीं करती हूँ कभी, इनफैक्ट खुद के पढ़ने में भी ज़्यादा ब्रीफली नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमेशा होते रहते हैं, जितना पढ़ो उतना कम है इसको। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।